उसके 5 पॉइंट्स लिख लेते हैं कि गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोस। ठीक है, उनका इस्तेमाल कैसे होता है कि V3 से पहले V3 से पहले हैव का फॉर्म आएगा, V4 से पहले बी का फॉर्म आएगा, और V1 के 3 केस ये हमने पिछली वीडियो में सीखा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहां तक देख रहे हैं आप। अभी जो स्लाइड नजर आ रहा है, इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि ये सेंटेंसेस हमने कल डिस्कस कर लिए थे, पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारा बेसिक्स ही चल रहा है, बेसिक्स का ये 3rd पार्ट है, और वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, और टॉपर्स हब से जुड़े रहें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर ही मिल जाए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो देखने का मौका पहले ही प्राप्त हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं, अगला स्लाइड लेते हैं हम। अब अपना अगला पॉइंट लेते हैं बेसिक्स का। लेट्स सी। अब है जो टाइप्स ऑफ वर्ब है उनके यूजेस। जो टाइप्स ऑफ वर्ब है कि भाई सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब यूज होगी, तो देखें उनके यूजेस को समझते हैं कि ये वर्ब है क्या, जो हमने वैसे तो कल किया था कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम कोई सेंटेंस लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हमें सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब देना होगा। अब वो वर्ब या तो हमें डू वाला होगा, या बी वाला होगा, या फिर हैव वाला। इसके साथ एक मॉडल भी होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डू वाला वर्ब कब लगाना है? जब हमें पता है कि सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है, तब हमें डू वाला वर्ब लगाना होता है। जब हमें पता है कि सब्जेक्ट क्या है, तब हमें बी वाला वर्ब लगाना होता है। ये लिंक को बताता है, ये इक्वल टू का काम बताता है कि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट सेम है। फिर इसके बाद जो आता है कि भाई सब्जेक्ट के पास क्या है ये बताना हो, तो हमें हैव वाला वर्ब लगाना होता है जो पोजीशन को बताता है। इनके लिए हमने एक एक एग्जांपल किया था, फिर लेते हैं। हमने एक सेंटेंस लिया कि राम टीचेस साइंस। तो यहां पर हम कहते हैं कि भाई राम काम क्या करता है, तो हमने कहा राम काम क्या करता है, तो राम सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब देनी पड़ेगी। तो जब हमने लिखा कि राम टीचेस, तो मींस सब्जेक्ट यहां पर कोई एक्शन कर रहा है, तो यहां पर ये जो टीचेस है एक एक्शन है, तो ये जो टीचेस है ये डू वाली वर्ब है। तो वो वर्ब डू वाली वर्ब है जो सब्जेक्ट के किसी एक्शन को बताए। अब हम कहते हैं कि भाई राम है क्या, कि भाई अगर राम साइंस पढ़ाता है तो राम है क्या, तो कहता है राम क्या है, राम इज ए टीचर। राम एक टीचर है अगर साइंस पढ़ाता है तो राम एक टीचर है। तो हमने बताया कि राम क्या है, तो हमने बी वाली फॉर्म रखी। अब ये बी वाली फॉर्म रखी, ये काम करती है इक्वल टू का, कि जो राम है वही टीचर है, जो टीचर है वही राम है, ये इक्वल टू का काम करती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई राम के पास क्या है, ये बताना हो कि राम के पास क्या है, तो हमने देखा कि राम के पास क्या है, तो अब हमें हैव वाला वर्ब लगाना पड़ेगा। हमने कहा राम हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज, कि राम के पास बहुत नॉलेज है। तो मींस यहां बता रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है उसके पास कुछ है, क्या है उसके पास, अ लॉट ऑफ नॉलेज। तो जो हैज है ये हैव वाला वर्ब है जो किसको, पोजीशन को बता रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, यही हमारे अपने नोट्स में लिखा है कि भाई रोहन प्लेज क्रिकेट, तो रोहन एक्शन क्या कर रहा है कि प्ले करने का, तो इसलिए प्लेज डू वाला वर्ब है। फिर हम बात करते हैं कि उसके पास क्या है, कि ही हैज एन एक्सपेंसिव बैट, उसके पास एक महंगा बैट है, और वो खुद क्या है, वो एक खुद क्रिकेटर है, कि ही जो है वो क्रिकेटर है। ही बोले तो रोहन, रोहन की बात कर, रोहन एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर कौन है, ही। तो जब हमें ये बताना हो कि सब्जेक्ट क्या है, तो हमें बी वाला वर्ब लगाना पड़ता है जो इक्वल टू को शो करता है। ओके, अब आगे लेते हैं जरा स्लाइड में। हाँ जी, अब कहता है इनके यूजेस, ये है बड़ी काम की चीज। अब जो मैं बता रहा हूं, ये बड़े काम की चीज है, ये हमने कर लिया था कि अब हम जो कर रहे हैं डू, बी और हैव, इनका यूज। अब जो हम कर रहे हैं डू, हैव और बी, इन वर्ब का यूज। तो पहले हम किसके यूज को देखें बेटा, पहले हम देखते हैं बी के यूज को। मतलब पहले बी के यूज को देखें, तो जो बी है वो सेंटेंस में, वो इंग्लिश में दो काम करेगा।
दो काम करेगा, या तो वो मेन वर्ब बनेगा या फिर वो हेल्पिंग वर्ब बनेगा। अच्छा, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आप पहचानेंगे कैसे? आप मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पहचानेंगे कैसे? इसके लिए मैं आपको छोटा सा तरीका बताता हूं। देखो, मैंने एक सेंटेंस अगर लिखा, इसे मैं बाद में, पहले मैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब समझा दूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम इज ए डॉक्टर, तो अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब होती है, ये ध्यान रखना। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब है। अब मैंने कहा कि राम हैज पॉलिश्ड माई शूज। राम हैज पॉलिश्ड माई शूज। यहां आप देख पा रहे हैं दो वर्ब हैं, एक हैज और एक पॉलिश्ड। तो अगर सेंटेंस में दो वर्ब हैं तो जो आगे है, मींस जिस वर्ब के बाद कोई और वर्ब नहीं है, तो वो मेन वर्ब है जो सबसे आगे है, और पीछे वाली सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, क्योंकि उसके बाद एक वर्ब होती है जिसकी वो हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो पॉलिश्ड है, ये जो एक्शन हुआ ये किस समय में हुआ, उसकी हेल्प करने के लिए जो हमने ये हैज लिखा, तो उसका टाइम बता रहा है। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। तो अगर सेंटेंस में दो वर्ब हैं तो जो सबसे आगे है वो मेन वर्ब और पीछे वाली हेल्पिंग वर्ब। एक और देखो, फिर हमने लिखा राम, फिर राम हैज बीन वर्किंग हियर फॉर ए ईयर। कहता है राम हैज बीन वर्किंग हियर फॉर ए ईयर। तो यहां हम समझ पा रहे हैं कि जो अब वर्ब क्या हुआ, हैज बीन वर्किंग, ये वर्ब फ्रेज आ गया पूरा। तो इसके अंदर हमारे पास तीन वर्ब आ गए। तो जो सबसे लास्ट में है, जिसके बाद कोई और वर्ब नहीं होता, तो वो मेन वर्ब होती है और पीछे वाली सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है तो समझ लो उसके बाद कोई वर्ब होना चाहिए। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो एक और देखो, फिर हमने बोला एक और सेंटेंस, राम विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर ए ईयर। कहता है राम विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर ए ईयर। अब यहां पर भी एक वर्ब फ्रेज है, तो अब यहां पर कितनी वर्ब आ गई, 1 2 3 4, चार वर्ब। तो अगर सेंटेंस में चार वर्ब है तो जो सबसे आगे है वो क्या होगा, वो मेन वर्ब है, बाकी सारी जो पीछे होती है वो सारी हेल्पिंग वर्ब होती है। और अगर अब देखो, याद नहीं करना इन सब चीजों को। अगर आप ऐसे कहते हैं कि जी बीन तो हेल्पिंग वर्ब होती है हमेशा, तो यहाँ पे देखो कि जी बीन तो हेल्पिंग वर्ब होती है हमेशा, क्योंकि यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब। आप इसे याद कर लो, याद कर लोगे फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर जरा एक सेंटेंस और देखो, मैंने कहा कि भाई शी हैज बीन इल सिंस मंडे। हमने एक और सेंटेंस लिया, शी हैज बीन इल सिंस मंडे। अगर आपने याद कर लिया कि बीन तो हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर आपने याद कर लिया तो आप फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जैसे दो वर्ब आई तो इस बीन के बाद कोई और वर्ब नहीं है, इल एडजेक्टिव है, इल एडजेक्टिव है। तो मतलब बीन के बाद कोई वर्ब है ही नहीं, तो मतलब बीन यहां पर मेन वर्ब है, क्योंकि उसके बाद कोई वर्ब नहीं है और ये सबसे आखिर में है, मतलब सबसे आगे, मान लो सबसे आगे है, और तो पीछे वाली हेल्पिंग वर्ब। तो कोई भी वर्ब कुछ भी हो सकती है, कभी हेल्पिंग वर्ब कभी मेन वर्ब, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। ठीक है, तो अब समझ जाओगे कि आप हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचाननी है, मेन वर्ब कैसे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब आते हैं इस पर कि बी का यूज। सेंटेंस में मैंने बताया अभी तीन वर्ब, तीन टाइप की वर्ब, एक मॉडल्स को छोड़कर अभी तीन टाइप की वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, डू, हैव और बी। तो पहले बी को समझते हैं, कि बी वाली वर्ब इंग्लिश में कैसे आएगी और उसको कैसे पहचानना है और उसका मीनिंग क्या आएगा। क्लियर हुआ? देख रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से करवा रहा हूं, अभी कोई टॉपिक शुरू नहीं किया, सिर्फ बेसिक्स चल रहा है, सिर्फ बेसिक्स चल रहा है। ध्यान से सुने, सोचे समझे और कमेंट्स अपने भेज दे, उनका रिप्लाई मैं कर दूंगा। ठीक है, आपकी कोई क्वेरी हो तो क्वेरी आप मुझे लिखकर भेज दीजिएगा, उसको आपको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई मिलेगा, ग्रामेटिकल और लॉजिकल रिप्लाई मिलेगा, ओनली इन टॉपर्स हब। ठीक है, चलो देखें।
हाँ जी, तो हमने बताया कि बी का यूज, तो बी बेटा दो तरीके से इस्तेमाल होगा, एक मेन वर्ब के रूप में, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब समझ लेना मेन वर्ब कैसे पहचानना, हेल्पिंग वर्ब कैसे, कि अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब है, अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब है। अच्छा ऐसे ऐसे समझ लो इसे, जैसे ट्रेन है, ट्रेन के अंदर सबसे आगे क्या होता है, इंजन, और पीछे सारे क्या होते हैं, डिब्बे। पूरे डिब्बे को कौन चलाता है, सिर्फ इंजन। तो समझ लो जो मेन वर्ब है वो इंजन है, बाकी सारे डिब्बे। तो जो सबसे आगे वर्ब है वो इंजन, मतलब मेन वर्ब, पीछे वाले सारे डिब्बे हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो इंजन है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आप अपना मीनिंग कंटेन नहीं करता, वो सिर्फ टाइम को बताता है। मीनिंग देने के लिए हमें मेन वर्ब देनी पड़ेगी। तो अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब है, क्योंकि इंजन अकेला चल सकता है, डिब्बा अकेला नहीं चल सकता। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो देखिए बी मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब। अगर जब ये मेन वर्ब है, जब ये मेन वर्ब है तब ये लिंक को बताएगा, उस वक्त ये लिंकिंग वर्ब होगा, काम करेगा इक्वल टू का। तब इसका मतलब जो होगा, इसका हिंदी में मीनिंग जो बनेगा कि बनना या होना मीनिंग होता है। ठीक है, बनना या होना। लेकिन जब भी हेल्पिंग वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इट विल मेंशन ओनली टाइम, ये सिर्फ टाइम बताएगा। और जब ये टाइम बताएगा तो इसका मीनिंग नहीं होता। जब ये टाइम बताएगा तो दो टाइम बताएगा, प्रेजेंट एंड पास्ट। क्या ये जी फ्यूचर क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि फ्यूचर के लिए तो हम शैल विल लगा लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर के लिए तो हम शैल विल का यूज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है बेटा। तो शैल विल जो होता है मॉडल का पार्ट है, वो हम बाद में करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बी डू और हैव जब प्रेजेंट और पास्ट में ये यूज होती है। ठीक है, तो यहां पर ये सिर्फ जो बताएगा बी की फॉर्म, ये प्रेजेंट और पास्ट को। तो प्रेजेंट में जो ये यूज होता है, तो बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो होती है इज एम आर। इज एम आर तो मतलब जब ये टाइम बताएगा तो इज एम आर का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होगा, तब उसको बोलेंगे हम कि भाई ये तो प्रेजेंट है। और बेटा और इसकी जो पास्ट फॉर्म होती है, तो पास्ट फॉर्म क्या होगी, वाज वर। तो उस वक्त इसका हिंदी मीनिंग नहीं होगा, आप बोलेंगे कि ये पास्ट है। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई एम, कहता है कि भाई आई एम वोराशियस। वोरेशियस का मतलब द पर्सन हु ईट्स अलॉट, जो ज्यादा खाता है। कहता है आई एम वोरेशियस, मैं वोरेशियस हूं। तो अब यहां पे क्या बात कर रहे हैं, यहां पर एम एक सिंगल वर्ब है, ये बी की फॉर्म है। अब सिंगल वर्ब है, अब कहता है बी की फॉर्म। अब ये पहचानना जरूरी है इसके मीनिंग के लिए कि ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। और अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब है, अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब है। अब बी जब मेन वर्ब आएगी तो लिंक को बताएगी, तब वो इक्वल टू का काम करेगी। तो मतलब ये कि आप एम हटाकर इक्वल टू लगाओ, तो जी आई जो है वही वोरेशियस है, वोरेशियस कौन है जी, वही आई है। क्लियर हो गया। तो ये मेन वर्ब है, तो यहां पर ये किसको शो कर रही है बच्चे, लिंक को। यहां पर क्या शो कर रही है, ये लिंक को। अब जरा एक और एग्जांपल में फेंकता हूं, कैच कीजिए। हाँ, आई एम, कहता है आई एम ईटिंग बर्गर। कहता है आई एम ईटिंग बर्गर। तो अब यहां पर हमारी दो वर्ब आ गई, एम और ईटिंग। तो यहां पर एम फिर आ गया। तो अब हमें इसके मीनिंग के लिए, ये बी वाली फॉर्म है, अब इसके मीनिंग के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब, क्योंकि बी की फॉर्म है। अगर ये मेन वर्ब है तो ये इक्वल टू लिंक का काम करेगी, इक्वल टू को बताएगी। लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब है तब ये टाइम बताएगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब दो वर्ब आई और इस वर्ब के बाद कोई वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब है मेन वर्ब ये है, और इसके पीछे जो आई तो ये हेल्पिंग वर्ब। मींस अब बी वाली जो वर्ब है यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब यहाँ पे एम था वो मेन वर्ब है, यहाँ पे ये एम है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। तो आप देख रहे हैं एम और एम, तो एम दो बार आया, इनके नाम अलग हैं तो इनके काम भी अलग है। चिंकी मिंकी का नाम सुना है, चिंकी मिंकी सभी जानते हैं ना, चिंकी मिंकी, ये चिंकी है मैं मिंकी हूँ, वो चिंकी मिंकी का, उनकी सूरतें सेम है लेकिन बेटा उनके नाम अलग है, उनका काम अलग है। वो जो चिंकी मिंकी है, तो यही समझ लो एम दो बार आया, तो ये जो एम दो बार आया सेंटेंस में यूज से पता चलेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, तो इनके नाम अलग हो गए, तो इनके काम अलग होंगे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब ये हेल्पिंग वर्ब हो गया कि बी की फॉर्म जब हेल्पिंग वर्ब होगी तब टाइम को बताएगी, और टाइम दो प्रेजेंट एंड पास्ट। तो अगर एम यहाँ पर आया, इज एम आर से पता चलेगा प्रेजेंट, तो बेटा यहाँ से एम से पता चला कि ये प्रेजेंट है। और बेटा जब यहाँ पर आईएनजी आया तो आईएनजी फॉर्म V4, तो ये बना कॉन्टिन्यूअस। तो ये क्या बना, ये बना प्रेजेंट
और ये क्या बना, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और ये क्या बना, ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस होगा, ये टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दो या प्रेजेंट सिंपल बोल दो, सिंपल बोलोगे ज्यादा अच्छा है, प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ पे देख रही है मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन दोनों का सूरतें एक, नाम अलग काम अलग। उम्मीद कर रहा हूं बी वाली फॉर्म समझ में आ गई होगी, उम्मीद कर रहा हूं बी वाली फॉर्म समझ में आ गई होगी। अभी तो पहले बी हैव और डू मैं यहां समझा दूं, फिर उसके बाद मैं इन नोट्स की बात करूंगा, इस स्लाइड की बात करूंगा। क्लियर हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। और अब हम जो कर रहे हैं, ये तो बी की फॉर्म हो गई, अब हम करते हैं हैव की फॉर्म, अब हम करते हैं हैव की फॉर्म। अब लिया हमने हैव की फॉर्म। अब जो ये हैव की फॉर्म है, ये भी मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब, जब ये हैव जो है मेन वर्ब होगी तब ये पोजीशन बताएगी। पोजीशन मतलब ये बताएगी मालिकाना, ये बताएगी मालिकाना हक, किसको, कि सब्जेक्ट के पास कुछ है, मतलब सब्जेक्ट के पास कुछ है। लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब होगी तब ये टाइम को बताएगी, और टाइम प्रेजेंट और पास्ट बताएगी, फ्यूचर नहीं। फिर जैसे मैंने बताया फ्यूचर के लिए शैल विल इस्तेमाल कर लेते हैं जनरली। अब देखो जरा, हमने एक सेंटेंस लिखा, अच्छा ये भी बात कि अगर प्रेजेंट फॉर्म में आएगा, हैज हैव प्रेजेंट में आएगा तो प्रेजेंट में इसकी फॉर्म होगी हैज या हैव। और मैंने बताया हैज कब लगेगा, हैव कब लगेगा, हम कर चुके हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और बेटा अगर पास्ट की बात होगी तो इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं होगा, तो ये हैड। तो टाइम के रूप में इनका हिंदी मीनिंग नहीं होता, कोई टाइम के रूप में इनका हिंदी मीनिंग नहीं होगा, ये प्रेजेंट और ये पास्ट को बताएगा। लेकिन मेन वर्ब के रूप में इसका हिंदी मीनिंग होगा कि मालिकाना हक के पास, की सब्जेक्ट के पास कुछ है। एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने लिखा आई हैव ए फास्ट कार, और एक और एग्जांपल लिया आई हैव repaired, I have repaired your car, I have repaired your car। तो यहां पर आप समझे, यहां पर भी मैंने have लिखा और यहां पर भी मैंने have लिखा। तो आपको ये समझना अभी have का फॉर्म कि ये मेन वर्ब कब है और हेल्पिंग वर्ब कब है, क्योंकि जब आप इसको एज ए मेन वर्ब पहचानेंगे तब इसका मीनिंग निकाल पाएंगे, जब आप इसको हेल्पिंग वर्ब पहचानेंगे तब इसका टाइम समझ पाएंगे। अगर मैंने क्या बताया, सेंटेंस में अब एक ही वर्ब है, अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब है। अब यहाँ पे हैव के साथ रिपेयर्ड आ गया तो दो वर्ब है, इस वर्ब के बाद कोई वर्ब नहीं है इसलिए मेन वर्ब, इसके बाद भी कोई वर्ब नहीं है इसलिए मेन वर्ब। लेकिन इसके बाद कोई वर्ब है तो भाई पीछे वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है। तो अब देखो यहाँ पर भी हैव है और यहाँ पर भी हैव है, सूरतें दोनों की सेम है, सूरतें दोनों की सेम है, बट इनका नाम अलग है तो इनका काम अलग है। कैसे, इस हैव को जो ये हैव जो है इट इज शोइंग पोजीशन हियर, मींस अगर आप इसका मीनिंग निकालेंगे तो इसका मीनिंग निकलेगा कि मेरे पास एक फास्ट कार है। लेकिन क्या इस हैव का मीनिंग आप ये निकाल पाओगे कि आई के पास एक रिपेयर्ड योर कार है? कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा, मैंने भी कुछ भी बोल दिया, कोई सेंस ही नहीं बनेगा। चूंकि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि आई हैव रिपेयर्ड, मैंने रिपेयर कर दी है तुम्हारी कार। तो मींस इसका और इसका जब नाम अलग तो इनका काम अलग, बस सूरत ही तो सेम है। बस यहाँ पर ये हमें ये समझना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब कब है, मेन वर्ब कब है। अब ये मेन वर्ब है तो ये पोजीशन को बता रहा है, इसका मतलब यहाँ पर है के पास। लेकिन इस हैव का मीनिंग आप के पास नहीं निकाल सकते क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है तो टाइम बताएगा। तो अगर हैज हैव है तो ये बन गया प्रेजेंट, अगर मैं हैड लगा देता तो ये बन जाता पास्ट। तो यहाँ पर क्या बना रहा है, हैव है तो इससे पता चला कि ये प्रेजेंट है, और बेटा रिपेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये क्या बता रहा है, ये परफेक्ट को बता रहा है। तो क्या बना, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन इसका जो ट्रांसलेशन है उसके हिसाब से जो इसका टेंस है, या तो इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो, अदरवाइज प्रेजेंट सिंपल बोलोगे तो दैट विल बी मोर बेटर, दैट विल बी मोर बेटर। तो प्रेजेंट सिंपल, ये प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब बताइए ये हैव समझ में आया कि नहीं, हैव की फॉर्म यूज समझ में आई कि नहीं। देखो जब मैं आपको टेंस कराऊंगा तो इन्हीं के तो इस्तेमाल करना है, तो मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो टेंस कराने का फायदा क्या। फिर उस हिसाब से ब्लैंक एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो मैं ब्लैंक एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के साथ साथ ट्रांसलेशन भी बताऊंगा आपको। इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे समझे, इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश टू हिंदी कैसे समझे, और या फिर हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो इन सब चीजों को सीखने के लिए इनको समझना जरूरी है, बेसिक नींव आधारभूत नियम इनको समझना जरूरी है। तो अब आपको ये हैव की फॉर्म समझ में आ गई, तो अब आ जाते हैं डू की फॉर्म पर। अब आ जाते हैं डू की फॉर्म पर।
लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, आइए। डू की फॉर्म, डू की फॉर्म जब मेन वर्ब होगी तो ये बताएगी कि सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है, और जब ये सब्जेक्ट के एक्शन को बताएगी तो भाई इसका कोई हिंदी मीनिंग होगा, इसका कोई फिर हिंदी में इसका अर्थ होगा कोई ना कोई। हिंदी बना पाओगे इसकी कि जो भी सब्जेक्ट का एक्शन है, आना जाना खाना पीना हंसना रोना धोना सोना उठना बैठना जीना मरना। लेकिन जब डू की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होगी तो वो टाइम बताएगी, वो टाइम प्रेजेंट और पास्ट, तब इसका हिंदी मीनिंग नहीं निकाल पाओगे, तब आप इसका हिंदी मीनिंग नहीं निकाल पाओगे। तो डू का प्रेजेंट के अंदर अगर हम टाइम बताएं तो हमें लिखना पड़ेगा डूडस। तो डूडस बताता है क्या कहते हैं, सिर्फ प्रेजेंट को, इनका हिंदी मीनिंग नहीं है, उनको प्रेजेंट को कि भाई एक्शन प्रेजेंट में हुआ। तो डू डस, तो डू कब लगेगा, डस कब लगेगा, मैंने बता दिया कि ये हमारी बेस फॉर्म है। एस और एस जिसमें नहीं आता तो ये प्लूरल, जिसमें एस और एस लगता है तो वो सिंगुलर वर्ब। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस। और अगर इनका पास्ट करना है तो आप पास्ट के लिए इनके लिए लिखोगे डिड। लेकिन अब डू का फ्यूचर फॉर्म नहीं होता, प्रेजेंट और पास्ट रहते, फ्यूचर के लिए हम शैल भी लगा लेते हैं। तो अब जरा एग्जांपल में समझते हैं। हमने कहा शी सिंग्स, हमने कहा शी सिंग्स क्लासिकल सॉन्ग्स, शी सिंग्स क्लासिकल सॉन्ग्स। तो अब हम यहां पे देख रहे हैं कि पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब है। अब ये जो है ये मेन वर्ब, अब ये किसी एक्शन को बता रहा है। पढ़ के देख लो कि शी जो है गाना गाती है, ये एक्शन को बता रहा है। तो मतलब अगर ये एक्शन को बता रहा है तो ये जो मेन वर्ब है ये डू वाली मेन वर्ब है, ये वर्ब जो है डू वाला वर्ब है। अब डू वाला वर्ब जब मेन वर्ब होगा तो एक्शन को, तब इसका हिंदी मीनिंग होगा। तो भाई यहाँ पे शी जो है गाना गाती है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या बन जाएगा, गाना गाना। समझ में आया कि नहीं? अब यहां पे कहता है अगर मैं इसका मैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करूं, कि डू की फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करूं, तो मैंने लिखा शी डज नॉट सिंग स्वीटली। यहां कहता है कि वो क्लासिकल गाने गाती है लेकिन वो मीठा नहीं गाती। तो यहां पर वर्ब देखना, कितनी वर्ब आई, दो वर्ब आई, डज और सिंग। अब इसके बाद कोई वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब, अब इसके बाद तो ये वर्ब है ना, तो मींस ये हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर ये डू की फॉर्म आ गई हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पर आप इसका मीनिंग नहीं निकाल सकते कोई, तो ये मीनिंग नहीं निकाल रहा तो टाइम बताएगा, हेल्पिंग वर्ब है। जब डू की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होगी तो टाइम बताएगी, डू डज होगा तो प्रेजेंट, डिड होगा तो पास। यहाँ डू डज, यहाँ पे शी है तो डज लगेगा, तो इससे पता चला प्रेजेंट। और बेटा मैं यहाँ पे डिड लिख देता हूं, ये पास्ट बन जाता है। और सिंग ये होता है इंडेफिनेट, तो क्या बना, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट, और बेसिकली ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो बस ये अफर्मेटिव ये नेगेटिव। तो जब डू की फॉर्म कोई एक्शन को बताएगी तब वो मेन वर्ब है, और जब डू की फॉर्म टाइम को बताएगी तब वो हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये है इन तीनों के यूज। अब ये तीनों के यूज मैंने बताए, अब मैं आपको इन्हीं को ये जो हमारी स्लाइड है इसमें समझाता हूं। देखो सबसे पहले डू का ही फॉर्म दे रखा है, एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं अब ये कि डू की फॉर्म मेन वर्ब बनेगी तो एक्शन किसी काम को बताएगी कि सब्जेक्ट काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब होगी तो टाइम। तो टाइम में प्रेजेंट फॉर्म ऑफ डू क्या होगा, डू डज, और पास्ट फॉर्म ऑफ डू क्या होगा, डिड। फ्यूचर के लिए शैल भी लग जाता है। जैसे रीना सिंग्स क्लासिकल सॉन्ग्स, शी डज नॉट सिंग वेल, कि वो अच्छा नहीं गाती। तो सिंग्स पहला जो सेंटेंस है, रीना सिंग्स क्लासिकल सॉन्ग, सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब है, तो सिंग्स मेन वर्ब हुआ जो डू और एक्शन को बता रहा है। नेक्स्ट शी डज नॉट सिंग वेल, तो उसमें डज और सिंग, तो डज जो हुआ वो हेल्पिंग वर्ब, सिंग जो हुआ वो मेन वर्ब। जब डू की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होगी तो टाइम नहीं बताएगा, वो वो एक्शन को नहीं बताएगा, उसका हिंदी मीनिंग नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या बताएंगे, हम उसका टाइम बताएंगे। तो यहाँ पे डज से पता चल रहा है कि प्रेजेंट में, डिड बता देते तो देखिए पास्ट में हो जाता। तो फिर डज नॉट सिंग वेल को अगर हम डिड नॉट सिंग वेल बोलेंगे तो डज की जगह डिड होगा, तो प्रेजेंट की जगह पास्ट हो जाएगा। फ्यूचर के लिए शैल विल लगा दूं आप। क्लियर हो गया? तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये तो हमारा डू का फॉर्म था। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड लेते हैं। देखिए अब आ जाओ हैव की फॉर्म। तो जब हैव की फॉर्म मेन वर्ब होगी तो मालिकाना हक के सब्जेक्ट के पास कुछ है,
और अगर हेल्पिंग वर्ब, जब हैव की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होगी तो टाइम बताएगी, तो प्रेजेंट में टाइम बताएगी, हैज पास्ट में टाइम बताएगी, तो ये हैड के रूप में आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, शी हैज ए नाइस स्कूटी, कि उसके पास एक नाइस स्कूटी है, तो यहाँ पे अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो इसका हिंदी मीनिंग है कि सब्जेक्ट के पास कुछ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, पोजीशन को बताया जा रहा है। लेकिन अगले में ही हैज रिपेयर्ड माय स्कूटी, उसने मेरी स्कूटी को रिपेयर कर दिया, ये प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ पे हैज हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि उसके अंदर मेन वर्ब रिपेयर्ड आ गया। तो देख रहे हैं ऊपर भी हैज नीचे भी हैज, फर्स्ट एग्जांपल में भी हैज, सेकंड एग्जांपल में भी हैज, तो हैज दो बार आया, लेकिन इनके नाम अलग तो इनके काम अलग। एक मेन वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है तो उसका अपना मीनिंग होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा तो टाइम बताएगा। आगे होगा समझ में, अगला पकड़ो, तो डू हुआ, हैव हुआ, अब बी समझ लो, तो कह रहे बी जो होता है वो मेन वर्ब है, जब मेन वर्ब है तो इसका मीनिंग होता है बनना या होना, ये लिंक को बताता है, इक्वल टू को, दो चीजें सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को सेम बताएगा। और जब ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो टाइम को बताएगा, टाइम दो ही बताएंगे ये, तो ये प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर के लिए तो शैल भी लगता है, ये मैंने आपको कितनी बार बता दिया। तो कहता है कि प्रेजेंट में अगर टाइम बताएगी प्रेजेंट में तो इज ए मार, और अगर पास्ट का टाइम बताएगी तो पास्ट मार। एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो शी इज अ टीचर, तो सेंटेंस में इज सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब है, तो ये इक्वल टू का काम कर रहा है, शी जो है वो टीचर है, जो टीचर है वो शी है। अगले सेंटेंस में शी इज टीचिंग साइंस नाउअडेज, के आजकल वो साइंस पढ़ा रही है, तो यहाँ पे टीचिंग जो है मेन वर्ब, तो इज जो है हेल्पिंग वर्ब। अब इन दोनों एग्जाम्पल को इकट्ठे पकड़ो, इन दोनों एग्जाम्पल में आप समझ पा रहे हैं इज और इज, दोनों एग्जाम्पल में इज, तो बेटा इनकी सूरतें सेम है लेकिन नाम अलग तो काम अलग, नाम अलग तो काम अलग। तो ऊपर वाला जो लिखा शी इज अ टीचर, वहां वो मेन वर्ब है, और शी इज टीचिंग साइंस नाउअडेज उसके अंदर वो हेल्पिंग वर्ब है। तो जब वो मेन वर्ब है तो उसका अपना मीनिंग है, जब वो हेल्पिंग वर्ब है तो वो टाइम बताए। समझ में आ गया होगा अब ये, ऊपर वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल, नीचे वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। आगे बढ़ते हैं बेटा, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब जरा ये पांच फॉर्म, वर्ब की जो पांच फॉर्म है इनके इस्तेमाल देखो। देखो वर्ब की मैंने 5 फॉर्म्स बताई थी आपको कि भाई जनरली तो वर्ब की 3 ही फॉर्म होती हैं, गो वेंट गोन, लेकिन आईएनजी लगाते हैं तो वो V4 होता है, एस और इस लगाते हैं तो V5। तो देखो तो हम कह देते हैं कि वर्ब की 3 फॉर्म जनरली हमने सुना है, V1 V2 V3 और V4 और V5, तो बेसिकली इस्तेमाल तो 5 करते हैं, तो 3 फॉर्म होती हैं। जैसे हम कहें स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। अगर आपको पूरी इंग्लिश में इस्तेमाल करना है तो आप छठा फॉर्म बना नहीं पाओगे, इस इंग्लिश में इस्तेमाल करना है तो छठा फॉर्म बना नहीं पाओगे, इन्हीं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बेटा अब वो ये कहता है जनरली तो वर्ब की 3 ही फॉर्म होती है, जनरली तो ये वर्ब की 3 ही फॉर्म है, लेकिन ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड करते हैं तो ये V4 बन जाता है, और बेटा इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस और एस करते ऐड करते हैं तो ये सिंगुलर बन जाता है। तो भाई ये हमारा प्लूरल वर्ब होता है, ये हमारा सिंगुलर वर्ब होता है, ये तब लगाएंगे जब प्लूरल सब्जेक्ट हो, ये तब लगाएंगे जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो इनके पांचों फॉर्म का इस्तेमाल को हम समझते हैं, तो समझ में आ गया कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा तो V4 और क्या कहते हैं एस और एस लगेगा तो V5, जो हमारी स्लाइड में आप ऊपर देख रहे हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं जरा, आगे बढ़ते हैं जरा स्लाइड में, देखिए अब अगली स्लाइड देखिए, तो उसने क्या बोला कि सबसे ऊपर देखें कि जो कौन कौन सा, एक तो वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 और एक वर्ब की ये फिफ्थ फॉर्म। तो ये जो दो फॉर्म है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, बेटा इनसे पहले नो हेल्पिंग वर्ब, इनसे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाइएगा। कहता है वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, बाकी ये पास्ट इंडेफिनिट होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्म है। तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इन दोनों से पहले जब ये अफर्मेटिव होते हैं, जब ये अफर्मेटिव होते हैं इनसे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, पहले इसका मैंने लिखा रानी लव्स राजा, तो हमने लिखा रानी लव्स राजा, तो यहाँ पे लव्स ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, तो ये V5 आ गया। इससे पहले आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा पाओगे, लगाने की कोशिश करो गलत हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है V5 से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, ठीक है। तो ये यही बात कह रहा है कि इस V5 से पहले नो हेल्पिंग, कोई हेल्पिंग वर्ब मत लगाना, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब भी बता दूं
तो हेल्पिंग वर्ब 4 टाइप की होती है, हेल्पिंग वर्ब 4 टाइप की होंगी हम, एक तो डू वाली हेल्पिंग वर्ब, एक हैव वाली हेल्पिंग वर्ब और एक बी वाली हेल्पिंग वर्ब जो मैंने अभी करवाया आपको, और चौथी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो मॉडल्स। तो जितने भी मॉडल्स होते हैं वो सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो 4 ही टाइप के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक डू वाला डू डज डिड, हैव वाला हैज हैव हैड, बी वाला इज एम आर वाज वर, ठीक है। और फिर मॉडल्स कैन कुड मे माइट वुड शुड। तो हेल्पिंग वर्ब 4 टाइप के होंगे, डू हैव बी और मॉडल्स। तो हमने क्या करा पहला कि पॉइंट क्या कर रहे हैं, V2 V5 से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, तो बेटा V5 से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। अब हमने एक और एग्जांपल लिया, राजा वेंट टू द विलेज। कहता है राजा वेंट टू द विलेज, राजा गांव गया था, तो यहाँ पे राजा गांव गया था, तो यहाँ पे वेंट जो है द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो अब वर्ब के सेकंड फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लगाओ नहीं पाओगे आप। अगर आपने इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लगाया तो गलत हो जाएगा। तो यही पॉइंट है, V2 V5 से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। उम्मीद कर रहा हूं तो जो स्लाइड के अंदर सबसे ऊपर जो क्लाउड्स में लिखा है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो स्लाइड के अंदर बीच में जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में है उसे लेते हैं, वो क्या है, V1 के 3 केस। अब उसे पकड़ते हैं, उसे समझते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के 3 केस समझ लो, ये क्लियर हो गया। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के 3 केस समझो। पहला जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के 3 केस है। फर्स्ट केस क्या है कि अगर V1 अफर्मेटिव सेंटेंस में है, मींस एक साधारण वाक्य, अच्छा ये तो मैंने करवा दिया था कि असर्टिव और असर्टिव सेंटेंस की अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, देखो ये चीजें काम करती हैं हमारी, अगर हम बेसिक्स करते हैं तो देखो वो टाइप्स ऑफ सेंटेंस यूज होंगे अब हमारे यहाँ, कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में V1 आएगा तब उससे पहले नो हेल्पिंग वर्ब। क्या कह रहा है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो V1 से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब मत लगाना, लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो V1 से पहले आपको डू का फॉर्म देना पड़ेगा, चाहे डू चाहे डज चाहे डिड। तो नेगेटिव सेंटेंस में V1 से पहले डू का फॉर्म आएगा, चाहे डू चाहे डज चाहे डिड, लेकिन अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, ठीक है। और बेटा नेगेटिव के अलावा अगर हमें स्पीकर का मूड बताना हो या एक्शन का मेथड, क्योंकि तो मूड को बताने के लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज मॉडल और या फिर मॉडल। तो मतलब अगर इन दोनों को देखो, अब अफर्मेटिव सेंटेंस में V1 से पहले नो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन आप नेगेटिव और मॉडल्स वाले केस में V1 से पहले डू या V1 से पहले बी का फॉर्म, तो मतलब आप या तो डू या बी का फॉर्म लगा सकते हैं, V1 से पहले हैव का फॉर्म नहीं लगा सकते, सॉरी डू या मॉडल लगा सकते हैं, डू का फॉर्म या मॉडल लगा सकते हो, हैव और बी की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते आप V1 से पहले। तो इनके एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मैंने लिखा कि वी लिव इन दिल्ली, मैंने एक एग्जांपल लिया वी लिव इन दिल्ली। आप समझ रहे हैं कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, किसी बात को मना नहीं कर रहा, तो ये V1 है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, रीजन कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में V1 से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। क्लियर हुआ। अब मैंने एक और सेंटेंस लिया, मैंने लिखा कि वी डू नॉट बिलोंग टू MP। कहता है कि भाई हम MP के रहने वाले नहीं हैं। तो आप बात देखें कि यहां पर भी V1 है, तो V1 का दूसरा केस, यहां पर भी V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आप डू का फॉर्म लगाएंगे, नेगेटिव होने पर, सेंटेंस जो है नेगेटिव है, मना कर रहा है किसी बात को, तो नेगेटिव होने पर V1 से पहले डू का फॉर्म लगाएंगे, चाहे डू चाहे डज चाहे डिड। जरूरत की बात है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, और अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह पास्ट इंडेफिनिट बोलना है तो आपको डिड बोलना है। तो अभी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डिड करोगे तो पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या कहता है, वी डू नॉट बिलोंग टू MP। तो यहाँ पे दूसरा केस ये कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो V1 से पहले डू का फॉर्म लगाओगे, डू के अलावा कोई और फॉर्म नहीं लगेगा नेगेटिव में। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बी का फॉर्म, अगर आप ऐसे बोलो कि भाई ऐसे बोलो आई एम अग्री विथ यू, कि मैं तुमसे सहमत हूं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि भाई V1 से पहले तो कोई हेल्पिंग वर्ब लगाओगे नहीं ना, तो यहाँ पर आई एम एग्री, क्योंकि V1 से पहले तो कोई हेल्पिंग वर्ब आती नहीं, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो यहाँ एम लगा ही नहीं पाओगे ना, आई अग्री विद यू बोलोगे, आई एम अग्री विद यू थोड़ी बोलोगे। अब इसी को नेगेटिव बोल दो, आई एम नॉट अग्री विथ यू। तो भाई अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो V1 से पहले B का फॉर्म तो लगा ही नहीं पाओगे ना, कह रहा है नेगेटिव सेंटेंस है तो उससे पहले डू का फॉर्म आएगा, तो डू का मतलब यहाँ पे एम नहीं लगेगा, तो आपको यहाँ पे डू लिखना पड़ेगा। तो आई एम नॉट अग्री विथ यू गलत है, आई डू नॉट अग्री विथ यू सही है। क्लियर हो गया होगा आपको कि नेगेटिव सेंटेंस होगा तो V1 से पहले डू का फॉर्म लगाओगे और कोई लगा नहीं सकते। अफर्मेटिव है तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, जैसे आई एग्री विथ यू, अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, नेगेटिव सेंटेंस में आपको डू का फॉर्म देना पड़ेगा, तो एम की जगह डू लगाओ। पर अब क्या कहता है, अगर स्पीकर का मूड बताना है तो मॉडल, तो मॉडल का यूज करते हैं। तो जैसे सेंटेंस आई कैन सोल्व दिस नोटी सम, ये NAUGSTY नहीं है कि शरारती, ये KNOTTY, इसका मतलब है डिफिकल्ट। हाँ जी, तो अब यहाँ पे देखिए कि स्पीकर का मूड बता रहे कि स्पीकर की एबिलिटी को बता रहे कि वो सोल्व कर सकता है। तो अब सोल्व क्या हुआ, V1, तो V1 का ये तीसरा केस आ गया कि अगर स्पीकर के मूड को बताना है तो मॉडल का इस्तेमाल करो, तो हमने कैन लगा दिया, तो मॉडल के बाद V1 से पहले मॉडल। तो ये V1 के 3 केस है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गए होंगे। इससे पहले क्या बताया था कि V5 कहता है V5 और V2 से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, लेकिन V1 के जो 3 केस हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, नेगेटिव सेंटेंस में डू, और जब अगर स्पीकर का मूड बताना है तो V1 से पहले मॉडल, मॉडल के बाद V1। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब क्या कहते हैं इसके अंदर, जो अब स्लाइड के अंदर अभी लेफ्ट हैंड साइड वाला करा, अब हम कर रहे हैं राइट हैंड साइड वाला पॉइंट, उसको देखो। राइट हैंड साइड वाला पॉइंट क्या कहता है कि भाई अगर हेल्पिंग वर्ब लगानी ही पड़े तो V1 से पहले या तो डू का हेल्पिंग वर्ब लगाओगे या मॉडल, वाइस वर्सा कि मॉडल और डू के बाद V1 आता है, मॉडल और डू जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएंगे तो इनके बाद V1 आएगा, V1 से पहले डू या मॉडल। ठीक है, दूसरा पॉइंट उसने क्या बोला कि भाई V3 से पहले आपको हैव लगाना है। तीसरा पॉइंट क्या बोला, बी से पहले आपको क्या कहते हैं V4 से पहले आपको बी का फॉर्म लगाना है। तो ये तो हमने समझ लिया था, अब इन दोनों को भी समझ लो। दो एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिखा कि आई हैव इन्फॉर्म्ड द टीचर, मैंने टीचर को इन्फॉर्म कर दिया है। तो आप यहां पर समझ पा रहे हैं, तो हैव के बाद V3, तो कह रहा है हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैव, वाइस वर्सा, तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैव, तो हैव के बाद आप V3 लगा पाएंगे और V3 से पहले हैव, उल्टा नहीं कर पाएंगे। अब V3 के बाद बी या डू का फॉर्म, मतलब हैव के बाद V3 के अलावा V1, V2, V4 नहीं लगा पाओगे, और V3 से पहले हैव के अलावा और कोई हेल्पिंग वर्ब लगा ही नहीं सकते आप। कोई है कि भाई डू की, बी की या मॉडल की कोई हेल्पिंग वर्ब लगाओ, नहीं लगा सकते। एक और एग्जांपल देखो, हमने कहा यहां पर कि आई एम लर्निंग मैथमेटिक्स नाउ इट इज, कहता है आई एम लर्निंग मैथमेटिक्स नाउ इट इज, कि मैं आजकल मैथमेटिक्स सीख रहा हूं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं जो एम है, एम बी का फॉर्म है कि नहीं, और लर्निंग V4 है कि नहीं, तो यही तो बोल रहे हैं कि बी के बाद V4, V4 से पहले बी, तो बी के बाद V4, V4 से पहले बी, और कुछ कर नहीं पाओगे आप। अब यहाँ पे एम के बाद आप V3 लगा दो एरर, और V4 से पहले हैव का फॉर्म लगा दो, तो हैव लर्निंग गलत और एम लर्नड गलत। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब इसके अंदर लास्ट पॉइंट जो है कि V1 आएगा तो इंडेफिनिट बोलना, और अगर V4 आएगा तो कॉन्टिन्यूअस बोलना, V3 आएगा तो परफेक्ट। तो कहता है ये V1 या V5 आएगा तो ये इंडेफिनिट है, और भाई V3 आएगा तो परफेक्ट है, और V4 आएगा तो कॉन्टिन्यूअस है। इन्हें देखकर ऐसे बोलना। अब ये पॉइंट समझ में आ गया, तो अगला पॉइंट देखो, आइए।
तो देखो अभी मॉडल्स की बात कर रहे थे, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स, तो आप चेक कर सकते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, यूज्ड टू, ought टू, नीड, डेयर, शुड, वुड, मस्ट, एटसेट्रा, ऑल दीज आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग और ऑक्सिलरी एक ही बात होती है, सहायक क्रिया। तो जितने भी मॉडल्स हैं सभी के सभी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो पॉइंट इज, जो ये मॉडल है कभी भी मेन वर्ब नहीं बनता। अगर आप मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेन वर्ब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मॉडल कभी मेन वर्ब नहीं बनता। लेकिन जो डू, हैव और बी है, ये हमारी मेन वर्ब भी बन जाती है, हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है, मतलब ये सिंगल भी यूज हो सकती है। लेकिन मॉडल को कभी सिंगल यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि हमेशा हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ मेन वर्ब देना पड़ेगा। क्लियर हो गया होगा? अब जो मैंने अभी बोर्ड पर बताया सेम एग्जांपल्स आपके सामने, इनको मैं पढ़कर बता देता हूं। जैसे शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, तो हम यहाँ पर बात करते हैं स्पीक्स, तो स्पीक्स V5 है। V5 से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। अगर स्पीक से पहले आप कोई हेल्पिंग वर्ब लगा दो, चार टाइप की हेल्पिंग वर्ब है, स्पीक से पहले कोई सी भी लगा दो, सेंटेंस गलत। और अब वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट, कि आई वेंट टू शिमला लास्ट ईयर, मैं लास्ट ईयर शिमला गया था, तो वेंट से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब, चार टाइप की हेल्पिंग वर्ब है, कोई भी लगाओ सारी गलत। और अब अगला तीसरा, चौथे, पांचवे को इकट्ठे देखें, तीसरे, चौथे, पांचवे सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तीन टाइप है। तो जैसे हमने कहा वी हेल्प द नीडी इन देयर हार्ड टाइम्स, कि हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं उनके परेशानी के दिनों में, तो यहाँ पे है वी हेल्प, हेल्प V1। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नो हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो V1 से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब मत लगाना। अगला सेंटेंस देखते हैं, चौथा, शी डज नॉट इंजोर एनीबॉडीज फीलिंग्स, कि वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाती, तो सेंटेंस नेगेटिव है, तो इंजोर V1 है। नेगेटिव सेंटेंस होने पर V1 से पहले डू का फॉर्म आएगा, डू, डज, डिड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, भाई टाइम और सब्जेक्ट को देखकर। टाइम अगर पास्ट है तो आप डिड लगाओ, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू। बाकी तो मैंने वर्ब के पिछली वीडियो में, वीडियो जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर ये सब सिखा चुका हूं। अगला है आई कैन सोल्व दिस सम इजीली, मैं इस सम को इजीली सोल्व कर सकता हूं, तो मॉडल के बाद V1, V1 से पहले मॉडल, ठीक है, और कोई वर्ब लगा नहीं सकते। सिक्स्थ एग्जांपल देखो, माय ब्रदर हैज क्वालिफाइड द एंट्रेंस एग्जाम, कि मेरे भाई ने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, तो भाई हैज जो है हैव का फॉर्म है, हैव की फॉर्म के बाद V3 और V3 से पहले हैव का फॉर्म। और अगला वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउअडेज, आजकल हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो भैया जी आर बी का फॉर्म है, और लर्निंग लर्निंग V4 है, तो बी के बाद V4, V4 से पहले बी, वाइस वर्सा, आगे पीछे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो आगे मैं एक टेस्ट दे रहा हूं, वो टेस्ट आप कीजिए, और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो आप क्वेरी कर लीजिए कि कोई पॉइंट समझाना है, तो मैं वो समझा देता हूं, वो मैं समझा दूंगा, क्वेरी डाल दीजिए, है ना। और अब अगला टेस्ट देखिए, लेट्स सी। तो बेटा प्रैक्टिस सेट आपके सामने है, तो आप इसका आंसर दीजिए कि भाई किस में क्या हो सकता है, क्योंकि कुछ भी सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, अगर जो भी सीख रहे हैं वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इफेक्टिव होगा, अगर वो नहीं सीखेंगे तो सीखना सिखाना सब बेकार। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप टेस्ट देखो कि देखो कितना इफेक्टिव है ये टेस्ट करो, ठीक है, और डू इट। और क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करके पहले टेस्ट दो, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन लेना, ठीक है, डू इट। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, आप, मैं उम्मीद करता हूं आपने ये टेस्ट देख लिया होगा, ठीक है। तो चलो इसको हम लॉजिकल रिप्लाई लेते हैं इनका, ठीक है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं हम। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, शी डज नॉट अब्यूजेस एनीबडी,
until she is angry, तो हमने क्या सेंटेंस लिया? पहला सेंटेंस लिया कि she does not abuses anybody until she is angry, तो बोलो वो छोड़ दो, अभी ऐसे नहीं समझते हैं यार, यहीं पर है she does not abuses anybody, तो आप समझ ले कि यहाँ एक सब्जेक्ट की वजह से यहाँ दो वर्ब के अंदर एसोरियस लगा, तो इस टाइप के एरर को कहते हैं सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस क्या हुआ? सुपरफ्लुअस जिसे कहते हैं रिडंडेंसी, मोर देन रिक्वायर्ड, जब एक ही बात को दो बार बताया जाए तो सुपरफ्लुअस कहलाता है। तो यहाँ पर गलती क्या हुई? तो आप समझ पा रहे हैं कि सेंटेंस के अंदर नोट है और उससे पहले डू का फॉर्म है, तो अगर सेंटेंस नेगेटिव है और डू आ रहा है तो उसके बाद V1 के अलावा और कुछ लगा नहीं पाओगे आप। नेगेटिव सेंटेंस है तो डू के बाद V1 से पहले डू, तो मतलब यहाँ पर तो जो एब्यूजेस है, यहाँ पर जो एब्यूजेस आया वो तो भाई एसोरियस लगकर V5 हो गया, तो मीन्स गलत हो गया। तो यहाँ पर हम अब्यूजेस की जगह पर जो आंसर लेंगे दैट इज अब्यूज, तो शी डज नॉट अब्यूज एनीबॉडी। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी। अगला, ही डिड नॉट वेंट टू जयपुर येस्टरडे, हमने एक और एग्जांपल लिया। सेकंड एग्जांपल, ही डिड नॉट वेंट टू जयपुर येस्टरडे, कि वो कल जयपुर नहीं गया था। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि भाई डिड जो है वो डू का फॉर्म है और नॉट नेगेटिव हो गया। तो भाई नेगेटिव स्ट्रक्चर में जब डू आता है तो उसके बाद V1 लगाओगे, उससे और कुछ लगा ही नहीं सकते। और डिड भी सेकंड फॉर्म, वेंट भी सेकंड फॉर्म, तो ये भी सुपरफ्लुअस हुआ, तो दो बार तो सेकंड फॉर्म आ नहीं सकती। तो यहां पर डू के बाद हमें V1 लगाना पड़ेगा, तो वेंट की जगह गो करना पड़ेगा। ही डिड नॉट गो टू जयपुर येस्टरडे। क्लियर है बच्चों? चलो तीसरा लेते हैं, माई फ्रेंड कुडंट सोल्व दिस सम, कि माई फ्रेंड, थर्ड एग्जांपल देखें, my friend couldn't solve this sum, कि मेरा फ्रेंड इस सम को सोल्व नहीं कर सका, नहीं कर पाया। तो हमने यहां पर देखा बेटा कुड जो है इट इज अ पार्ट ऑफ ए मॉडल, ये मॉडल है, और मॉडल के बाद हमने क्या यूज करना होता है? V1, और V1 से पहले मॉडल, तो मॉडल के बाद V1 से पहले मॉडल। तो यहाँ पे कुड है तो यहाँ पे सोल्ड कैसे लग सकता है? तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सोल्ड, कुडंट सोल्व दिस। ठीक है, अगला लेते हैं चौथा, ही कैंट एंग्री विथ मी एज वी आर बोसम फ्रेंड्स। उसने क्या लिया? ही कैंट एंग्री विथ मी एज वी आर बोसम फ्रेंड्स। बेटा इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूंगा, थोड़ा सा। तो पॉइंट पहले तो ये है कि अगर मॉडल आ गया तो भाई मॉडल आ गया तो हमारा एक कॉन्सेप्ट तो ये अप्लाई हो गया कि मॉडल के बाद V1। अब बच्चा ये कंफ्यूज होता है कि यार मॉडल के बाद V1 तो एंग्री आ तो गया, ही कैंट एंग्री, वो गुस्सा नहीं हो सकता, तो एंग्री जो हो गया वो V1 हो गया। लेकिन बच्चा गलती कर जाएगा, बेसिकली एंग्री जो है वो तो एडजेक्टिव है। अब कैसे कह सकते हैं कि एडजेक्टिव है? तो एक छोटा सा सेंटेंस बना लो, जब भी कंफ्यूजन होती है किसी वर्ड में वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है तो उसको लेकर एक छोटा सा सेंटेंस बना लो। तो मैंने एक छोटा सेंटेंस बना लिया कि भाई ही इज एंग्री। तो अब मैंने यहां पर जो वर्ब लगाई वो बी की फॉर्म लगाई, तो जो लिंकिंग वर्ब है इक्वल टू का काम करेगी, सेंटेंस में एक ही वर्ब है, मेन वर्ब है। तो ही जो है वो एंग्री है, एंग्री कौन है? ही क्या हुआ? सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो ही प्रोनाउन हुआ। और नाउन प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ जोड़ने वाला वर्ड, नाउन प्रोनाउन की अच्छाई बुराई गुण दोष बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा कि नहीं होगा? नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव, तो मतलब एंग्री जो है एडजेक्टिव हो गया। तो मींस मॉडल के बाद तो हमें एडजेक्टिव ले नहीं सकते, तो यहां मॉडल के बाद V1 नहीं आया, तो अब यहां पे V1 देनी है। तो अब मैंने क्या बताया, वर्ब के तो तीन टाइप है, तीन टाइप है, डू, हैव और बी। तो एक बात समझ लो, जब भी आप मॉडल लगाओगे तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, चाहे वो डू का फॉर्म हो, चाहे वो हैव का हो, चाहे बी का।
कोई सा भी टाइप। मॉडल के बाद V1 चाहिए, चाहे डू, चाहे हैव, चाहे बी। एक एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई आई विल ज्वाइन आर्मी। तो यहां हम समझ पा रहे हैं कि विल मॉडल है तो हमने ज्वाइन एक एक्शन लिया, तो ये डू वाली फॉर्म। हैव, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि भाई आई मे हैव, कि आई मे हैव ए बुक टुमारो। तो कि भाई आई में हैव ए बुक टुमारो, कि शायद मेरे पास कल कोई किताब हो। तो यहाँ पे हैव का मतलब है के पास, क्योंकि यहाँ पर हैव का फॉर्म मेन वर्ब के रूप में है कि नहीं, क्योंकि मॉडल तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है। तो मॉडल जो होता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब, क्योंकि हैव के बाद कोई वर्ब है ही नहीं, तो मतलब ये मेन वर्ब है। और हैव का वर्ब जब हैव की फॉर्म जब मेन वर्ब के रूप में आएगी तो पोजीशन को बताएगी। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि आई में हैव ए बुक टुमारो, कि शायद मेरे पास कल बुक हो। तो भाई मॉडल के बाद चाहे डू की फॉर्म, मॉडल के बाद चाहे हैव की फॉर्म, मॉडल के बाद चाहे बी का फॉर्म। तो जैसे सेंटेंस में ऐसे बोलेगा कि आई मे बी ए डॉक्टर। वो कहता है आई मे बी ए डॉक्टर, कि हो सकता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। तो यहाँ पे हमने बी की फॉर्म क्या बता रही है, तो बी की फॉर्म क्या बता रही है, इक्वल टू को, इक्वल टू मतलब आई जो है वो डॉक्टर, और जो डॉक्टर है वो आई मे बी मतलब शायद, कि शायद वो डॉक्टर बन जाए, कि बी मतलब इक्वल टू जो डॉक्टर है वो आई होगा, जो आई होगा वो डॉक्टर होगा। तो मतलब मॉडल के बाद चाहे डू, चाहे हैव, चाहे बी, मॉडल के बाद एक फॉर्म चाहिए वर्ब का, मॉडल के बाद। अब यहाँ पर हमें भाई इतना समझ में आ गया, मॉडल आया और यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू की लगाऊं, बी की लगाऊं या हैव की लगाऊं, डू की, हैव की या बी की फॉर्म। तो आप समझ पा रहे हैं कि वो ही कैंट एंग्री, कि वो गुस्सा नहीं हो सकता। तो जो ही है उसको गुस्सा होना, और जो क्या कहते हैं एंग्री कौन होगा, ही। तो ये होने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बी का फॉर्म आएगा। तो मॉडल के बाद V1 देना पड़ेगा। तो देखो मैंने कितना डिटेल में समझाया इसको, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में ना आया होगा तो कमेंट्स डाल देना, मैं कमेंट्स भी देखकर आपके रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो अगला पकड़ते हैं। शी इज अग्री विद मी एट दिस पॉइंट, ये मैं करवा चुका हूं आपको भाई, इरेज कर रहा हूं। अब मैं इसे स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जैसे भी ये वीडियो को पॉज करके लिख लो। देखो अगला एग्जांपल कि भाई हमने लिखा शी इज अग्री विद मी एट दिस पॉइंट, शी इज अग्री विथ मी एट दिस पॉइंट, क्यों इस पॉइंट पर मेरे से सहमत है। शी इज अग्री विद मी एट दिस पॉइंट। अब आप यहां पर समझ पाइए कि एग्री जो है वो V1 है और सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो भाई अफर्मेटिव सेंटेंस में V1 से पहले बी का फॉर्म तो लगा ही नहीं सकते, मतलब अग्री से पहले। भाई अब यहां पर तो मैंने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बताया नहीं ना कि ये इज क्या है, इज बी का फॉर्म है, बी की फॉर्म के बाद V1, ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमने क्या बताया, अगर बी की फॉर्म लगानी है तो उसके बाद तो V4 लगाना पड़ेगा ना, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसके बाद V4 है ही नहीं, तो गलत। और दूसरी बात, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो V1 से पहले नो हेल्पिंग वर्ब। तो भाई ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो V1 से पहले नो हेल्पिंग वर्ब, तो आप यहां से इज हटाओ। तो अगर आप यहां से इज हटा देते हो तो क्या बनेगा, फिर तो ऐसे बन जाएगा, शी अग्री विथ मी एट दिस पॉइंट, फिर ऐसे बनेगा। तो क्या ये अब भी ठीक है, शी अग्री विद मी। तो आप ऐसे देखो, आप क्या बोलोगे, शी गो बोलोगे या शी गोज बोलोगे, बताओ, शी गो या गोज। तो आप समझ पा रहे हैं बेटा, शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाओगे ना, प्लूरल नहीं, ये बेस फॉर्म होती है। बेस फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसोरियस लगता है तो V5 बनता है जो सिंगुलर होता है। तो ये प्लूरल वर्ब होती है, ये सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही तो लगाओगे। तो शी गोज होगा, तो बेटा यहाँ पे शी है तो फिर अग्रीज होगा ना, तो शी अग्रीज विद मी, शी इज अग्री विद मी नहीं, शी अग्रीज विद मी। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी। ऐसा ही पॉइंट हमारा अगला भी है, पॉइंट नंबर 6, कि आई एम नॉट बिलोंग टू MP, कि आई एम नॉट बिलोंग टू MP, कि मैं MP का रहने वाला नहीं हूं। तो भाई हम यहाँ पे देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है तो डू के बाद V1 आता है, नेगेटिव सेंटेंस। तो भाई डू के बाद V1, तो V1 तो दे ही रखा है, तो इससे पहले बी का फॉर्म, भाई बी के बाद V1, यार बी के बाद V1 तो गलत ही हो गया ना,
तो बी के बाद V1 नहीं आएगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो डू के बाद V1, तो V1 तो दे ही रखा है तो M की जगह आप डू लगाओ, तो आई डू नॉट बिलोंग टू MP, ना कि आई एम नॉट बिलोंग टू MP। ये 6th एग्जांपल भी क्लियर हो गया होगा। तो अब अगले पर आओ, अगली स्लाइड पर आते हैं। तो मैं चाहता हूं 2 मिनट का टाइम लो, आप इसे करो। मैं चाहता हूं 2 मिनट का टाइम लो, आप इसे भी करो, सोल्व करके देखो, फिर मैं समझाता हूं। आपने वीडियो पॉज करके इसे कर लिया होगा। देखिए 7वीं में भी यही कॉन्सेप्ट है, ये भी मैंने अभी बता दिया। तो 7वीं में 2 एरर है, शी इज पास ना करके शी पासिस करना पड़ेगा, क्योंकि पास V1 है, V1 से पहले बी का फॉर्म नहीं आएगा, तो इज पास गलत, तो शी पासिस हो जाएगा। पासिस क्यों? क्योंकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। इसके अंदर दूसरा एरर क्या है, ही इज फेल इन साइंस, तो ही इज फेल, तो फेल V1 है, V1 से पहले बी का फॉर्म लगा नहीं पाओगे, तो शी कि ही फेल्स इन साइंस। क्लियर हुआ? अगला, ही हैजंट पे हर रूम, शी हैजंट पे हर रूम रेंट एज येट, तो इसको देख लो, कहता है शी हैजंट पे हर रूम रेंट। तो भाई आप समझे ना, हैव की फॉर्म के बाद तो V3 आता है, या V3 की फॉर्म से पहले हैव आता है, तो यहाँ पर हैव की फॉर्म के बाद पे ना करके पेड करना पड़ेगा, पेड होगा। शी हैजंट पेड हर रूम रेंट एज येट, कि उसने अभी तक अपना रूम रेंट नहीं दिया। अगले पर आते हैं, ही विल लर्निंग मैथमेटिक्स फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। इसको समझो, 10वें 9वें 10वें 11वें को मैं बोर्ड पर बताता हूं थोड़ा डिटेल में, 9 10 11 को डिटेल में करते हैं। देखें क्या है सेंटेंस, ही विल लर्निंग मैथमेटिक्स फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, ही विल learn mathematics from next month। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल में जो दे रखा है ही विल लर्निंग दे रखा है, तो अब यहाँ पे गलती यही तो हुई कि भाई विल जो हुआ मॉडल हुआ, और मॉडल के बाद तो हम V1 लगाते हैं, और भाई लर्निंग हुआ जो V4 है, और V4 से पहले हम B का फॉर्म लगाते हैं, यही करते हैं। तो बेटा इसे 2 तरीके से ठीक कर सकते हो, इसे 2 तरीके से ठीक कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि भाई इसे फ्यूचर इंडेफिनिट बना दो। फ्यूचर इंडेफिनिट बनाओगे तो विल के बाद लर्न कर लो, तो मतलब विल लर्निंग को आप क्या कर दो, विल लर्न, या तो ऐसे ठीक कर दो फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन यार एक बात बताओ, इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस भी तो बना सकते हो, फ्यूचर इंडेफिनिट बना दिया, इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस भी तो बना सकते हो। तो विल से पता चला फ्यूचर, भाई विल से पता चल गया कि ये फ्यूचर है, और लर्निंग से पता चल गया कि ये कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या बना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो क्या ये ठीक है? नहीं यार, गलत तो अब भी है, ग्रामेटिकल गलत है कि मॉडल के बाद तो V1 आना चाहिए, मॉडल के बाद तो V4 दे दिया, और V4 से पहले B का फॉर्म आना चाहिए, इन्हें दे दिया मॉडल, तो वैसे ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत। तो अब इसे ठीक कैसे करें? तो देखिए अब इसे ठीक कैसे करें, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो फ्यूचर के लिए विल, और कॉन्टिन्यूअस के लिए आपको लर्निंग तो लिखना पड़ेगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तो बन गया, अब इसे ग्रामेटिकल कैसे ठीक करें? तो कहता है भाई V4 से पहले B लगाओ, क्योंकि V4 से पहले B लगाओगे तभी V4 का क्राइटेरिया पूरा होगा, तो लर्निंग से पहले मैंने B लगा दिया, B, तो ये V4 है तो V4 से पहले B आ गया। अब भाई मॉडल को तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, मैंने अभी अभी आपको लिखवाया कि भाई मॉडल को जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, लेकिन वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहे डू की हो, चाहे हैव की हो, चाहे बी की हो, उससे कोई मैटर नहीं है, बस सिचुएशन की बात है। एक्शन की बात कर रहे हो, पोजीशन की या लिंक की, तो एक्शन की बात कर रहे हो तो डू की फॉर्म देनी पड़ेगी, हैव की पोजीशन की बात कर रहे हो हैव की फॉर्म देनी पड़ेगी, लिंक की बात कर रहे हो बी का फॉर्म देना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि मॉडल के साथ तो भाई कोई सी फॉर्म लगा दो। तो भाई एक बात बताओ, जब हमने लर्निंग से पहले बी लगा दिया तो बी जो है अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं?
और मॉडल को तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो मॉडल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी मिल गई, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है, तो यहाँ से ये विल भी खुश, यहाँ से ये लर्निंग भी खुश, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस बनाने के लिए इससे पहले बी लगेगा। तो इसका आंसर दो हो सकते हैं विल लर्निंग के, या तो विल लर्न कर दो या विल बी लर्निंग कर दो, या विल बी लर्निंग कर दो। तो देखो मैंने डिटेल में समझाया है 9th पॉइंट। अब 10th पॉइंट को पकड़ते हैं, विनीता विल सबमिटेड हर असाइनमेंट बाय नेक्स्ट मंडे। ठीक है, 10 पॉइंट देखें, नोट कर लेना इसे। देखो बेटे, विनीता विल सबमिटेड हर असाइनमेंट बाय नेक्स्ट मंडे। अब यहां पर क्या गलती हुई? गलती ये हुई कि जब मॉडल और सबमिटेड, अगर हम देखें तो हम इतना समझ चुके हैं कि मॉडल के बाद V1 आएगा, और भी सबमिटेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैव का फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर दो गलतियां हुई कि एक तो मॉडल को V3 दे दिया, और दूसरी गलती V3 से पहले आपने मॉडल लगा दिया, बात एक ही है। ये गलती हुई। अब इसे ठीक कैसे करें? तो पॉइंट इज कि बच्चा कहेगा कि सर जी ये भी दो तरीके से हो सकता है कि भाई या तो इसे फ्यूचर इंडेफिनेट कर दो, तो आप इसे करते हैं विल सबमिट, इसे ऐसे ठीक कर दो, नहीं ये हो नहीं पाएगा। रीजन, इसके रीजन को समझने के लिए हमें टेंस में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं अभी टेंस में एंट्री मार दूंगा तो बेसिक्स का मकसद खत्म हो जाएगा। हम टेंस तो करेंगे करेंगे, पहला टॉपिक ही टेंस करेंगे। तो यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि जो बाय आया है ना, जब टिल और बाय आता है तो इससे लगता है परफेक्ट, इससे परफेक्ट इंडिकेट होता है। मैं बात बताऊं कि हम जब टेंस सीखेंगे तो बेसिकली हम टेंस नहीं सीखेंगे, हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे टाइम एंड टेंस। हम टेंस सीख ही नहीं सकते अगर टाइम का आइडिया नहीं है, हमें टाइम एंड टेंस सीखना पड़ेगा। तो यहां पर है ना, हमें इस टाइम को भी समझना है बेटा। जब ये टाइम समझेंगे ना तो तभी टेंस सही हो पाएगा। अगर आप टेंस देख लोगे, टाइम को अवॉइड करोगे तो नहीं सीख पाओगे। तो यार अब ये बाय या टिल से परफेक्ट होता है, ऐसे कैसे होता है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैंने कहा इसका जवाब आपको जब मैं टेंस कराऊंगा तभी मिल पाएगा, अभी नहीं मिल पाएगा। अभी आपको विश्वास रखना पड़ेगा। तो आप विश्वास रखेंगे तो वो ये कि बाय आएगा तो परफेक्ट, और बेटा ये जो नेक्स्ट आया इससे पता चला फ्यूचर, तो इस टाइम ने इंडिकेट कर दिया कि भाई ये फ्यूचर, ये परफेक्ट। तो जब ये फ्यूचर परफेक्ट बोल रहा है तो फिर इसे आप फ्यूचर इंडेफिनिट तो बना नहीं पाओगे, तो इसे आपको फ्यूचर परफेक्ट करना पड़ेगा। तो भाई अभी विल से तो पता चल रहा है कि ये फ्यूचर है, और V3 से पता चल रहा है कि ये परफेक्ट है, तो फ्यूचर परफेक्ट तो है, तो गलती क्या है? तो गलती फिर वही होगी ना, मॉडल के बाद तो V3 नहीं लगा सकते। तो फ्यूचर परफेक्ट हम बनाएंगे कैसे? तो भाई फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनाएंगे, कैसे ठीक करेंगे? अब देख लो कि हमने लिखा पहले विल ने इंडिकेट कर दिया फ्यूचर, और सबमिटेड ने इंडिकेट कर दिया परफेक्ट, तो भाई फ्यूचर परफेक्ट तो हो गया। अब यहां से हमारा आंसर निकालते हैं। यहां से ये कि भाई V3 से पहले मॉडल लगा दो, V3 से पहले मॉडल लगेगा तो एरर, V3 से पहले हैव लगा दो, तो हमने सबमिटेड से पहले हैव लगा दिया। क्यों? वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हैव के आएगी नहीं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमने हैव का फॉर्म दे दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमने हैव का फॉर्म दे दिया, तो भाई यहां पर सबमिटेड खुश हो गया कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा अब ये भी हमने लिखा कि मॉडल को जो V1 चाहिए, V1 बी की फॉर्म हो, डू की फॉर्म हो, हैव की फॉर्म हो, कोई समस्या थोड़ी, बस होनी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बेटा हैव अगर आप देखें तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है? तो फिर यहाँ पर जो ये मॉडल है, मॉडल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल गई और V3 को हैव का फॉर्म मिल गया, तो ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट विल और सबमिटेड को जोड़ने के लिए हैव लगाना पड़ेगा। तो ये देखो कि हमारा 10वां पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब पकड़ते हैं हम अपना 11वां पॉइंट। ठीक है, अब पकड़ते हैं 11वां पॉइंट। तो देखो यह सेंटेंस इंप्रूवमेंट कि शी विल हैव वर्किंग फॉर 10 ईयर्स। यहां पर मैं समझाना चाहूँ कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट है क्या, कि हमें एक सेंटेंस दिया जाएगा और एक सेंटेंस का कोई एक हिस्से को अंडरलाइन कर देगा। एक हिस्से को अंडरलाइन करने के बाद वो हमें एक लास्ट ऑप्शन जो देगा, वो लास्ट ऑप्शन हमारा रहेगा नो इंप्रूवमेंट या नो करेक्शन रिक्वायर्ड, जिसका मीनिंग ये होता है नो करेक्शन रिक्वायर्ड का कि जो लिखा गया है, जो अंडरलाइंड है वो ठीक है। अगर अंडरलाइंड है वो पोर्शन, जो अंडरलाइंड है वो ठीक है, तो आप नो इंप्रूवमेंट या नो करेक्शन रिक्वायर्ड लिख दीजिए। लेकिन जो अंडरलाइंड पार्ट है उसमें अगर कमी है तो बाकी की जो 3 पार्ट है उनके अंदर से आप सही ऑप्शन चुनिए।
लेकिन एक पॉइंट, जब हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं तो जनरल तो हम ये करते ही करते हैं कि एक कौन सा सही है वो ढूंढ ले, यार वो तो करना बनता है। लेकिन यार एक चीज अगर वो और कर लो ना तो हमारी बात 3 गुना इफेक्टिव हो जाएगी। क्या? कि एक सही आंसर है उसे ढूंढते ढूंढते ऐसा कर लो बाकी 3 गलत क्यों है ये भी जान ले। तो भाई एक सही है वो सही है, एक सही है वो तो सही है, अगर ये जान ले कि 3 गलत क्यों है तो 3 गुना ज्यादा हम इफेक्टिव हो जाएंगे अपना आंसर देने के लिए। तो बेटा इफेक्टिव होना सीखना है, इजी नहीं। इजी चीजें बहुत जल्दी उड़ जाती हैं, इफेक्टिव चीजें लॉन्ग टर्म तक साथ रहती हैं। तो आप इफेक्टिव बनिए, इजी। जैसे मत सोचिए कि जो इंग्लिश है आसान हो जाए, कि नहीं इंग्लिश जैसी है वैसी सीख लो। तो उसके लिए इंग्लिश जैसी है वैसी सीख लोगे तो आप इफेक्टिवली सीख पाओगे, ना कि इजीली। चीजें इजी होती है, जल्दी उड़ जाती है। क्लियर है? अब आओ इस पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर। तो हमने क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, शी विल हैव वर्किंग। एक एक करके पकड़ लेते हैं एक एक ऑप्शन को, ठीक है। शी विल हैव वर्किंग, चलो देखिए क्या गलती है, कौन सा सही है। हमने क्या लिया, शी विल हैव, शी विल हैव वर्किंग। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, ये ऑप्शन है हमारा डी। अगर ये सही है तो डी, और बाकी ए बी और सी, फिर इनको पकड़ते हैं। तो अगर हमारा पहला ठीक है तो डी वाला आंसर हो जाएगा, बाकी गलत। तो ए आंसर कौन सा है, विल हैव बी वर्किंग। ए आंसर कौन सा है, विल हैव बी वर्किंग। दूसरा आंसर कौन सा है, बी विल हैव बीन वर्क्ड, विल हैव बीन वर्क्ड। और चौथा आंसर जो हमारे पास, तीसरा सॉरी सी आंसर जो है, विल हैव बीन वर्किंग, विल हैव बीन वर्किंग। चलो अब जरा इसका ऑपरेशन कर लेते हैं। देखो वर्ब है, सारे वर्ब फ्रेज है, सही वर्ब फ्रेज को ढूंढना है हमें। तो विल मॉडल है, भाई विल मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मतलब ये दोनों बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हैव आएगा तो हैव के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन यहाँ पे हैव के बाद तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म दे दी, तो इन दोनों को तो कनेक्ट कर नहीं पाओगे, ये दोनों तो ठीक है। तो मतलब डी गलत, क्योंकि हैव के बाद V3 आती है, यहाँ पे आ गया V4, तो भैया जी डी गलत। अब आंसर इन तीनों में से, लेकिन पहले डी को प्रेफरेंस देना सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, कि जो अंडरलाइंड पार्ट है अगर वो सही है तो इसे टिक करके इन्हें देखना भी नहीं है। लेकिन अगर ये गलत है तो ये क्रॉस हो गया, अब इनमें से चुनो। चलो एक एक करके पकड़ते हैं। तो भाई मॉडल है, मॉडल के बाद चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल ठीक। और हैव वर्ब की हैव आता है तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हैव के बाद बी, तो बी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मतलब यही क्रॉस कनेक्शन, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो ये भी गया। ठीक है ना, हैव को वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये भी गया। अभी अगला लेते हैं। तो मॉडल आया, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हमने यहाँ पे लिया बीन, तो बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है आती है, और बीन जो है बी का थर्ड फॉर्म है, तो मतलब ये भी ठीक। अब बीन जो है, अब बीन जो है तो बी का ही फॉर्म, बी के फॉर्म के बाद V4 होता है, V4 मतलब ING। तो यहाँ पे बीन के बाद जो क्या कह दे दिया V3, तो मतलब यहाँ क्रॉस कनेक्शन, ये भी गया। अब इसे देख लो, अब इसे पकड़ लो कि भाई अब अगर देखो 3 गलत हो गए, अब समझना जब 3 गलत हो गए तो आंसर यही है। लेकिन अब ये क्यों सही है तो इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मॉडल लिया, तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, कनेक्शन मिल गया। हैव जो है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो भाई बी जो है, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, तो भाई यहाँ पे हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई, कोई बिल्कुल ठीक है। और भैया जी बीन जो है बी का फॉर्म है, बी की फॉर्म के बाद V4, तो बेटा बी की फॉर्म के बाद V4, तो भाई ये भी कनेक्शन मिल गया, तो सारे ठीक है। तो ये वर्ब फ्रेज बिल्कुल ठीक हुआ कि नहीं हुआ, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हो कि देखो वर्ब को कैसे लगाना, याद नहीं करना है, चीजों को अंडरस्टैंडिंग लेनी है। कोई कमेंट हो, कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी अपनी तरफ से मैंने पूरा 100% दे दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर आइए। तो बेटा हम अगली स्लाइड पर देखो आए हैं, तो अब है रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड्स। बेटा ये है क्या, ये है क्या, तो मैं इसका पहले इंट्रो दे दूं। तो इस वीडियो में यहीं तक भी मैं सिखा रहा हूं, लेकिन इसका इंट्रो दे देता हूं कि अगली वीडियो में मैं क्या लेकर आ रहा हूं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका इंट्रो लेते हैं अभी।
इंट्रो ये कि अगर मैंने यहां पर लिखा मैं आपको मतलब एक बात इस एग्जांपल से और दो एग्जांपल और दूंगा, वही बात उसमें भी समझाऊंगा। इंट्रो देख लो कि अगली वीडियो में हमें करना क्या है। तो देखो क्या कहता है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि यहाँ पर बिफोर है क्या, बिफोर पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा भाई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction और interjection। तो ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो कितने हुए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट। तो अगर मैं पूछूं कि यहां पर बिफोर इन 8 पार्ट में से कौन सा है, और मैं यहां पूछूं कि यहां पर जो बिफोर है यहां 8 पार्ट में से कौन सा है, समझ रहे हैं मेरी बात को? कि यहाँ बिफोर 8 पार्ट में से कौन सा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या क्या है ये, तो मैं आपको समझाऊं। तो यहां पर जो बिफोर है वो कंजंक्शन है, यहां पर जो बिफोर है वो कंजंक्शन है, लेकिन यहां पर जो बिफोर है ना वो प्रेपोजिशन है। अब आप ये बोलोगे जी ये कैसे हुआ कि कंजंक्शन कैसे है, ये प्रेपोजिशन कैसे है? तो इसका मैं आंसर तो दे देता हूं अभी आपको, लेकिन शायद वो बाउंस मारे, क्योंकि जब तक चीजें नहीं आती ना तो फिर बाउंस मारती है। और दोस्तों जिस चीज का नाम तक नहीं पता, अगर उस चीज में एरर आ जाए, जिस चीज का नाम तक नहीं पता अगर उसमें एरर आ जाए तो उसको एरर कैसे ढूंढोगे? भाई हमसे कहा जाए कि एसी की रिपेयरिंग कर दो, यार एसी के हमें किसी पार्ट का तो पता नहीं, रिपेयर तो बहुत दूर रिपेयर करना तो बहुत दूर की बात हो गई। एसी के किसी सिंगल पार्ट का नहीं पता, तो भाई उसको जो रिपेयर करना है वो तो दूर की बात हो गई। अब मैं ये कहता हूं कि ये हमारा कंजंक्शन है, हमें ये नहीं पता कि ये कंजंक्शन है, हमें ये नहीं पता कि ये प्रेपोजिशन है। अब बताओ अगर कंजंक्शन या प्रेपोजिशन में एरर आ जाए तो जिसका नाम तक नहीं पता उसमें एरर कैसे निकाल सकते हो? तो इसलिए इनको समझना पड़ेगा कि यार एक ही वर्ड, यहां कंजंक्शन है यहां प्रेपोजिशन है, यहां कंजंक्शन है यहां एक बात मानो, आपने इसे सोच लिया कि जी यहां पर तो ये प्रेपोजिशन है, तो ये जनरली तो कंजंक्शन है, यहां पर ये वैसे तो कंजंक्शन है, और आपने प्रेपोजिशन मान लिया, तो आप इसके अंदर प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट लगा रहे हो। भाई इसमें प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट लग ही नहीं पाएंगे ना। फैन के अंदर आप एसी के क्या कहते हैं टूल्स लगाओगे तो कैसे बात बनेगी, गड़बड़ हो जाएंगे। तो देखो कैसे हुआ, तो कंजंक्शन क्या होता है, जो दो चीजों को जोड़े। तो बेटा ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो बेटा ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो दो क्लॉज को जोड़ने वाला, दो इक्वल चीजों को जोड़ने वाला वर्ड कंजंक्शन होता है। लेकिन यहां पर जो है ना गोइंग जिरंड है, जो जिरंड होता है ना वो एक नाउन का रूप होता है, और बेटा नाउन से पहले जो आएगा वो प्रेपोजिशन होता है। ये लिख दिया मैंने, नाउन से पहले आएगा प्रेपोजिशन। तो इस नाउन से पता चला जिरंड से कि ये प्रेपोजिशन है और दो चीजों को जोड़ रहा है तो कंजंक्शन। तो ये बात आपको शायद बाउंस मारी हो, शायद समझ में आई हो, लेकिन मेरे बच्चों कहना चाहता हूं अगर जिस वर्ड का नाम तक नहीं पता एरर कैसे निकालोगे, तो वो पहचान सिखानी है। मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसका इंट्रो ले रहा हूं, मैं जो अब अगला सिखा रहा हूं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रो, कि इनको पहचाने कैसे वर्ड को। इसके लिए मैं दो एग्जांपल और देता हूं, फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। देखें दो एग्जांपल और देता हूं, छोटे दे देता हूं आपको, दो एग्जांपल देता हूं बहुत छोटे छोटे। मैंने लिखा आई हैव ए फास्ट कार, आई ड्राइव ए कार फास्ट। अब यही बात कि यही पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये 8 पार्ट हमें कार के लिए ढूंढने, कार के लिए नहीं फास्ट के लिए ढूंढना है।
कि इस सेंटेंस में फास्ट क्या है, इस सेंटेंस में फास्ट क्या है। आप ढूंढिए, वीडियो को पॉज करके आप एक बार आइडिया लगाइए कि यहां पर फास्ट क्या है, यहां पर फास्ट क्या है। तो आइडिया लगा या नहीं लगा? चलो अब मैं समझा देता हूं। एक बात बताओ, अगर मुझे लिखना हो कि ही इज ए गुड बॉय, मैंने बहुत छोटा सेंटेंस लिखा, ही इज ए गुड बॉय, या मैं ऐसे लिखूं ही इज गुड, ही इज ए बॉय गुड, कौन सा ठीक है? तो यार ये बहुत छोटी सी बात मैंने पूछ ली, एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि ऑब्वियस ये सेंटेंस सही है, ये गलत है। पता कैसे चला? पता ये चला कि जब हम बॉय कोई नाउन लिखते हैं और नाउन की विशेषता बतानी हो तो एडजेक्टिव को उससे पहले लिखा जाता है। तो मीन्स अगर नाउन की विशेषता बतानी हो तो एडजेक्टिव को नाउन से पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कि जो ये नाउन है, इस नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव को उसके बाद लिख दिया, ठीक है। तो ये गलत हो गया। तो मतलब पॉइंट यहाँ पर ये बात समझ में आई कि अगर नाउन को डिफाइन करना है तो एडजेक्टिव को उससे पहले लिखो, उसके बाद नहीं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लेकिन सिचुएशन है, लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन ये अलाउड नहीं करती कि इस नाउन को डिफाइन करने के लिए एडजेक्टिव को इसके बाद रखा जाए। आ जाता है भाई, एडजेक्टिव नाउन के बाद आ जाता है, लेकिन डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। लेकिन सेंटेंस में जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे कि ये सही है, ये गलत है। तो अगर ये बात समझ में आई तो अब जरा देखो, तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि फास्ट, अब फास्ट में पूछूं फास्ट आई है या फास्ट कार है, तो फास्ट आई नहीं है, फास्ट कार है। तो कार क्या हुआ? कार नाउन है, तो नाउन को डिफाइन करने के लिए जो वर्ड, जो एडजेक्टिव रखा जाता है उससे पहले, तो मीन्स यहाँ पे फास्ट एडजेक्टिव है, ठीक है। अब मैं यही क्वेश्चन यहाँ पूछता हूँ, अब मुझे बताओ इस सेंटेंस में भाई आई फास्ट है, आई की ड्राइविंग फास्ट है, या फिर कार फास्ट है? अब कोई बच्चा कहता है अगर आई फास्ट है तो बेटा ये भी समझ ले लल्ला कि अगर आई फास्ट होता ना तो वो ऐसे बोलता आई एम फास्ट, फिर वो बी की वर्ब लगाता ना इक्वल टू, जो आई है वो फास्ट है, जो फास्ट है वो आई है, तो इसका मतलब है यहाँ बी की फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई जो है वो फास्ट नहीं है। अगर आई को फास्ट बोलना होता तो बी की फॉर्म लगाता। तो मीन्स यहां पर ये बात तो समझ में आई कि ये पत्ता तो साफ हो गया कि आई फास्ट नहीं है। अब ये सोचना है फास्ट कार है या फास्ट ड्राइविंग है। तो अगर आप ये देखें कि कार फास्ट है या कार ड्राइविंग है, तो एक किसी बच्चे को लगता है जी कार फास्ट है। अगर कार फास्ट होती तो कार नाउन है, तो नाउन को डिफाइन करने के लिए एडजेक्टिव को पहले रखना पड़ता है, जैसे इसमें रखा। तो मींस फिर अगर नाउन के बाद एडजेक्टिव रखोगे तो गड़बड़, एरर हो जाएगा। यही तो यहीं पे था कि नाउन के बाद एडजेक्टिव रखा। तो अगर आप कहते हो कि कार जो है वो फास्ट है, तो मतलब ये एडजेक्टिव हुआ। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो नाउन के बाद थोड़ी रखोगे, नाउन से पहले रखोगे। तो हमने नाउन से पहले रखा नहीं है, तो वो हमने यहाँ पे रख दिया, नाउन से पहले रखा, तो फास्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है। अब फास्ट को हमने कार के बाद रखा, तो इसका मतलब है कार फास्ट नहीं है। तो भाई अब यहाँ पे आई का और कार का पत्ता साफ। तो पॉइंट इज यहाँ पर ड्राइविंग, और ड्राइव जो है वो है वर्ब। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? आई ड्राइव ए कार, जो मैं कार ड्राइव करता हूँ वो फास्ट ड्राइव करता हूँ। तो फास्ट कार नहीं है, फास्ट आई की ड्राइविंग है। तो ड्राइव क्या हुआ? वर्ब। और बेटा वर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है। नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव और वर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड एडवर्ब। तो अगर मैं आपसे एक सिंगल वर्ड लिखकर पूछूं कि भाई फास्ट क्या होता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब क्या होता है, तो बेटा एक सिंगल वर्ड देखकर, सिर्फ एक फेस देखकर, फेस वैल्यू इफेक्ट नहीं डालती, प्लेस वैल्यू इफेक्ट डालती है। कि मैं आपको सिंगल वर्ड पूछूं कि सिंगल वर्ड क्या है, आप बोल दो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। फेस वैल्यू नहीं, प्लेस वैल्यू, कि उस शब्द को जब तक आप सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप ये बता नहीं सकते कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है। तो बेटा वही हम सीखने जा रहे हैं अगली वीडियो में, वही सीखने जा रहे हैं। तो ये जो मैंने अभी दिखा कि नाम और काम, नेम और उसके फंक्शंस, तो अगली वीडियो में आ रहा हूं मैं इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। तो बने रहें। थैंक यू। और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको भेजें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो बनती रहे आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो टॉपर सबसे जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय। भाई बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ये तो तेजी से हो गया कोर्स। मतलब मुझे रात को जाग के बनाना पड़ेगा तेजी तेजी से। तो अभी 2 भेज दिए हैं मैंने आपको, नहीं शायद भेजे नहीं है, दे रहा हूं मैं अभी, मैं दे रहा हूं अभी।